पिछले एपिसोड को थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो यान डेमन ग्रेवयार्ड के अंदर भाग रहा होता है क्योंकि उसके पीछे ब्लड बॉम्ब और स्नेक दोनों ही पड़े हुए थे। लेकिन भागते भागते जो यान आखिरकार उनके चपेट में आ ही जाता है, जहां ग्रीन बॉम्ब जो यान को बहुत बुरी तरीके से पीटता है। लेकिन लकीली अपना ठरकी पिटते पिटते उस लाइट के बैरियर के अंदर चला गया था, अलग ही स्पेस में। दूसरी तरफ लॉन्गी ने भी जॉन की मदद की थी, लेकिन बेचारा मरता क्या ना करता, वो भी पिट रहा था। बट एट द एंड उसने एक तरीका सोच लिया था, स्पीड से मारो और यहाँ वहाँ गायब हो जाओ। और ऐसे वो गायब होता था, आता था, पीट के निकल जाता था। दूसरी तरफ जॉन अपनी पावर को गैदर करके स्पिरिट ग्रेवयार्ड के आगे की तरफ जाता है। जॉन लाओ ने कहा था बेटा तुम यहाँ पे मत रुको, तुम आगे बढ़ते रहो। जिसकी वजह जॉन को ब्लड मिस्ट के अंदर जाने पर एक पपेट मिलता है जिसका नाम शायद सामो पपेट था। वो 2 स्टार डाउडी लेवल पर था और काफी स्ट्रॉन्ग भी, जो देखकर जॉन काफी खुश होता है कि चलो इसकी हेल्प से मैं काफी सारे वॉरियर्स को मार सकता हूँ। तभी एल्डर कहते बेटा अभी और आगे चल, और भी अच्छी चीजें हैं, ये तो लकीली मिल गया। तभी जॉन कहता ऐसा है क्या, तो और आगे चलते हैं। फिर का अपना डर की और आगे जाता है, जाता है, अभी जा रहा है। फिर एक जगह पर पहुंचता है जहाँ पे ब्लड एनर्जी एक बैरियर या कि वॉर्टेक्स के अंदर कंडेंस हो रही थी। ये देखकर जॉन हैरान होता है कि ब्लड एनर्जी को कौन रिफाइन कर सकता है। तभी जान ला वहाँ पर होते और कहते यही तो हम ढूंढ रहे थे, इसी से तुम 2 स्टार डाउडी पर जाओगे। और ये एपिसोड में बेशर्मी से वहीं एंड कर देता हूँ। तो एक और गुड न्यूज है, मैं सोल लैंड 2 को उस चैनल पे एक्सप्लेन करूंगा और उसकी नोवेल को भी, मतलब एपिसोड के बाद मैं उस एपिसोड को डिटेल में नोवेल के अकॉर्डिंग भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि नोवेल में क्या हुआ था, और आगे के एपिसोड को भी मैं आपको बता दिया करूंगा, तो देख लेना। तो विजन कहता है क्या मैं वास्तव में यह इविल स्पिरिट ब्लड एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता हूँ? क्या सच में इस ब्लड एनर्जी को अब्सॉर्ब किया जा सकता है? जो यान काफी हैरान था क्योंकि उसने पूरी कोशिश कर ली थी, लेकिन वो इसका एक कतरा वेरीफाई नहीं कर पाया था। साथ ही इस ब्लड ड्रॉप्स के कारण उसकी बॉडी पर चोट और घाव अलग लग रहे थे। तभी जान लाओ कहते हैं डरो मत, इस चीज की अपनी स्पेशलिटी है और इस चीज को डेमन्स ऑफ ब्लड एनर्जी या कि डेमन्स ऑफ ब्लड तिलिस्मान कहा जाता है, जो कि उसके अंदर के पावर को सप्रेस कर सकता है। साथ ही वो कहते हैं ये ब्लड एनर्जी एक प्रकार की एनर्जी ही है जो ग्रेवयार्ड में दिखाई देती है, जहाँ काफी सारे पावरफुल पर्सन्स और डेमन्स को दफनाया जाता है। साथ ही यहाँ तक कहा जाता है कि डेड मॉन्स्टर्स के ब्लड से क्रिएट हुई एनर्जी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ये सुनकर अपने डर के कहता है ऐसा है का 2 स्टार डाउडी में पहुंच जाएंगे कि नहीं ये बताओ हमको। और उसकी आंखें गोल्डन साइन करती हैं। आखिरकार मेन मोटिव तो वही था ना जिसके लिए अपना ठर कितना क्यूरियस था और यहाँ पे घुसा। जिसके बाद जोयान तुरंत ही उस तलिस्मान की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी जानलाओ कहता है रुक रे बाबा, यहाँ एक सोल मॉन्स्टर है और क्योंकि तुम्हें मैजिकल फ्रूट नहीं मिला तो अब तुम्हें यहाँ पे फाइट ही करनी पड़ेगी, लेकिन तुम अपनी प्रेजेंट टाइम की पावर के साथ इसकी बराबरी नहीं कर सकते। साथ ही वो सोल बीस्ट या कि सोल डेमन मैजिकल टैलिस्मान द्वारा क्रिएट किया गया एक अजीब ही चीज है। हालांकि उसके पास दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन पावर बारी खतरनाक है रे बाबा। जिस पे जॉन कहता है तो फिर मैं क्या करूँ, जाऊँ या नहीं जाऊँ? तभी ओल्ड जॉन दाढ़ी सहलाते हुए कहते हैं अरे बाबा तुझे अभी जो सामो पपेट मिला है उसका यूज कर, वो भी ब्लड एनर्जी से बना है, ये भी ब्लड एनर्जी से बना है, इन्हें लड़ने दो। साथ ही जोयान भी उस डेमन पपेट में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था जिसे उसने पाया था, और वो भी इसकी पावर को देखना चाहता था, इसलिए अपने हाथ को हिलाता है और वही पपेट उसके सामने अपेयर होता है जिसके हाथ में 4 कोई चेंज थी। तभी ओल्ड जॉन को बताते ये चीज बुरी नहीं है और अगर इसकी सील को एक्टिवेट किया जाता है तो हो सकता है कि इसके बाद 3 स्टार डाउडी के पास लड़ने के कंपैरिजन में भी हो। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार सील के एक्टिवेट होने के बाद ये आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, इसलिए चलिए आपके बाहर आने और इस एनर्जी को पूरी तरीके से अब्सॉर्ब करने का इंतजार करते हैं। जिसपे जॉन भी सहलाता है और तुरंत ही सामो पपेट को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद सामो पपेट ब्लड शैडो में कन्वर्ट होकर पलक झपकते ही सामो स्पिरिट टैलिस्मान की तरफ दौड़ पड़ती है। जिसके बाद जोयान सामो पपेट को कंट्रोल करते हुए उसे उस टैलिस्मान की तरफ बढ़ा देता है, जिससे आसपास तुरंत ही फ्लक्चुएशंस होने लगते हैं और ये एरिया कांपने लगता है। आसपास ब्लड मिस्ट तेजी से कंडेंस होने लगता है और इसके बाद एक बूम की आवाज आती है और सामो पपेट दूर उड़ता हुआ जाता है। और इसके बाद पपेट के सामने एक काफी बड़ी ट्रांसपेरेंट फिगर अपीयर होती है। साथ ही एक काफी बड़ी स्पिरिट की तरह गोल्डन लाइट से शाइन हो रही होती है और इसकी बॉडी में अजीब से रुइंस से ढकी हुई होती है, और पपेट के उड़ने का कारण भी रुइंस से ढकी हुई पावरफुल हैंड होती है जो पपेट से टकराई थी। और जाहिर सी बात है ये सोल डेमन ही होनी चाहिए थी, जिसके बारे में ओल्ड जॉन ने उसे बताया था। हालांकि साथ डेमन पपेट भी अपने आप को स्टेबल करती है और इसके बाद फिर से उसी डेमन की तरफ चार्ज हो जाता है। दूसरा जोयान उस सोल डेमन को देखता है तो जोयान के चेहरे से तो पसीने टपकने लगते हैं। जॉन को पता था अगर सामो पपेट की जगह वो होता तो उसकी बॉडी की धज्जी, यहाँ तक कि जोयान का जिंदा रहना भी मुश्किल होता। लेकिन यहाँ पे सार डेमन पपेट पूरी तरीके से ठीक थी और वापस उसके ऊपर अटैक करने के लिए फिर से बढ़ गई होती है।
जिसके बाद जोयान डेमन पपेट को एक बार फिर से एक्टिवेट कर देता है और उसकी आंखें अचानक से खुल जाती हैं, जो कि ब्लड रेड होती है और आसपास की चारों तरफ की एविल एनर्जी उसके पास कंडेंस होने लगती है। साथ ही पंच को तेजी से कसकर पकड़ते ही पूरे बॉडी में ब्लड तेजी से सर्कुलेट होने लगता है। जिसके बाद सामो पपेट सोल डैमेज की तरफ देखती है, जिसके बाद वो अपनी ब्लड फिस्ट को सामो पपेट की तरफ बढ़ा देती है, जो कि उससे काफी ज्यादा बड़ा लग रहा होता है। साथ ही जैसे उसके पंच उससे सोल डैमेज से टकराते हैं तो उसके बाद वो तुरंत ही पीछे की तरफ हट जाता है और उसके बाद तुरंत ही अपने दोनों हाथों को यूज करते हुए उसके हाथ में जो कोई चेन होती है जिसके आगे स्टोन बने हुए होते हैं उसे सोल डेमन के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिससे सोल डेमन की पूरी बॉडी कांपने लगती है और वो जल्दी से अपने दोनों हाथों से इसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन आखिरकार वो अभी भी सामो पपेट जितना पावरफुल नहीं था, इसलिए बेचारे का हाथ ही टूट जाता है। तभी जॉन कहता है ये पपेट वास्तव में एक अच्छी चीज है, यहाँ तक कि सोल डेमन जिसकी ताकत 2 स्टार डाउडी से कम नहीं है उसकी एक हाथ को भी काट दी। ये देखकर तो जॉन काफी ज्यादा हैरान भी होता है कि इस पपेट के अटैक कितने खतरनाक थे। साथ ही ये पपेट काफी ज्यादा क्रूअल थी और इसे तुरंत फाइट करनी पड़ी थी, लेकिन आखिरकार इसे अभी भी रिफाइन नहीं किया गया था, इसलिए जॉन इसे बहुत लंबे टाइम तक नहीं खींच सकता था, वरना ये डिस्ट्रॉय भी हो सकती थी। तभी ओल्ड जॉन जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं ये चीज बुरी नहीं है, ये तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा हेल्पर की तरह साबित हो सकती है, इसलिए टाइम आने पर इसे रिफाइन करने का मौका देखना छोड़े। साथ ही उन्हें पता था प्रेजेंट टाइम पे जोयान के लिए सामो पपेट काफी अच्छी चीज है और एक किलिंग मशीन है। साथ ही डेमन पपेट के जो अटैक थे वो काफी ज्यादा दबंग थे और जैसे ही उसके हाथ में पड़ने वाली पावरफुल रॉक गिरती है और वो सोल डेमन जिसने अपने एक हाथ को खो दिया था वो इस टाइम पे इन स्टोन्स और चेन्स का सामना करने में पूरी तरीके से कैपेबल नहीं होता और सामो पपेट द्वारा उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं और ये बैटल बहुत जल्दी एंड हो जाता है। जिसके बाद जॉन सामो पपेट को जल्दी से ले लेता, क्योंकि उसने पहले ही उम्मीद की थी कि अगर इसे लॉन्ग टाइम तक ऐसे ही कंटिन्यू यूज किया गया तो इसके अंदर की जो सील है वो डिस्ट्रॉय हो सकती थी और जब तक जॉन इस चीज को रिफाइन नहीं कर लेता जितना कम हो सके उतना कम इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। हालांकि सोल डेमन के एंड हो जाने के बाद जोयान सामो सोल टेलिस्मानिया के रुइंस को देखता है और सोल डेमन के डिस्ट्रॉय होने के बाद उसका ब्लड फॉग चारों तरफ इकट्ठा हो गया होता है और उस रुइंस के अंदर बने वॉर्टेक्स के अंदर चला गया होता है। जिसके बाद जोयान भी उस तलिस्मान की तरफ बढ़ता है, जिसके बाद जॉन अपने पाम को बढ़ाता है और उस तलिस्मान को पकड़ लेता है। साथ ही जॉन को उम्मीद थी कि अब ये तलिस्मान किसी भी खतरे में नहीं था और जैसे ही जोयान उस तलिस्मान को पकड़ता है तो वो तलिस्मान हथेली की साइज तक से खुड़ जाता है और हिलते हुए जोयान के पाम में गिर जाता है। ये देखकर झानलाओ तुरंत ही कहते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है, चलो इसे अब्सॉर्ब करना स्टार्ट करते हैं। साथ ही वो बताते हैं कि हो सकता है बाहर तुम्हारा वो फ्रेंड ज्यादा देर तक उन मॉन्स्टर को ना रोक पाए। ये देखकर जोयान भी तुरंत ही सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसे पता था उसे जल्दी करनी होगी। उसे ये भी नहीं पता था कि लोंगी अभी जिंदा है या नहीं, या कि मर गया। जिसके बाद जोयान एक ऐसी जगह पे ढूंढता है जहाँ पे ब्लड एनर्जी काफी ज्यादा होती है और वहाँ पे जोयान क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और उसके हाथ का वो तलिस्मान या किरोइन धीरे धीरे उसकी तरफ उड़ जाता है। साथ ही ये जो तलिस्मान होता है काफी अजीब लग रहा होता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर खींची गई हर एक लाइन काफी मेहनत से खींची गई थी और अगर कोई ध्यान से देखे तो वो देख सकता था कि ये लाइन कंप्लीट लाइन थी, जिससे जोयान सोचता कि जिस पर्सन ने इस रुइंस को क्रिएट किया होगा वो कितना पावरफुल न रहा होगा। जिसके बाद अपना टर्की धीरे से आंखें बंद कर लेता है और उसकी स्पिरिचुअल पावर सोल टेलिस्मान के अंदर एंटर हो जाती है, जिसके कारण आसपास की जो ब्लड एनर्जी होती है उसके अंदर की इविल पावर तुरंत ही डिस्ट्रॉय होकर वो नेचुरल एनर्जी में बदल जाती है और जोयान की बॉडी के अंदर काफी स्पीड से जाने लगती है। साथ ही ये प्योर एनर्जी काफी ज्यादा प्योर थी, क्योंकि इसके अंदर इनप्योरिटी का एक भी निशान नहीं था और जोयान के लिए काफी फायदेमंद थी। साथ ही इसे अब्सॉर्ब करने के साथ साथ जोयान का जो कल्टीवेशन था काफी फास्ट बढ़ रहा होता है और जोयान को अपनी बॉडी के अंदर काफी ह्यूज क्वांटिटी में ऑरिजन को या कि एम्पर को फील होने लगती है। हालांकि जब जोयान कल्टीवेशन कर रहा था तो स्पेस के बाहर लोंगी को लग रहा था कि जोयान मर गया, इसलिए वो हार मानने से इनकार कर देता है और इन ब्लड बॉम्ब और स्नेक्स को वो पूरी तरीके से मारना चाहता था। जिसने उसके फादर को मारा था उसे वो छोड़ना नहीं चाहता था। साथ ही कई दिनों तक फाइट करते हुए लोंगी ने अभी भी काफी सारे रिजल्ट हासिल कर लिए थे, जिससे इस ब्लड बॉम्ब और डेमन स्नेक्स दोनों को काफी नुकसान हुआ था। इसीलिए ये ब्लड बॉम्ब और स्नेक्स दोनों ही अपने अपने ट्राइब में लोंगी को एक बड़ा कांटा मान रहे होते हैं और कंबाइन तौर पर एक दूसरे से मिलकर लोंगी को मार देना चाहते थे। साथ ही वैली के अंदर लोंगी की जो बॉडी थी वो भी खून से लथपथ होती है और वो सांस लेने में हांफ रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि वो हैवीली इंजर्ड हो गया है और तभी अचानक लोंगी के सामने 3 फिगर दिखाई देती है। जाहिर तौर पर ये ब्लड बॉम्ब ट्राइब और स्नेक ट्राइब के सबसे पावरफुल लोग थे। जिसके बाद स्नेक ट्राइब के कुछ बीस्ट कहते हैं ब्लडी बीस्ट, मुझे तुम्हारे छिपने की जगह मिल गई, अब मैं देखूंगा तुम कैसे बच सकते हो। और वो काफी नाराज तरीके से लोंगी को देख रहे होते हैं। दूसरी लोंगी अपनी गोल्डन आइस को उसकी तरफ बढ़ाता है और ये बोलने वाला पर्सन ठीक वैसा ही ब्लैक शैडो था जो उस टाइम पे ब्लड क्लाउड के अंदर जोयान ने फील किया था। दूसरा मोली नाम के इस डेमन स्नेक को स्नेक ट्राइब का लीडर माना जा सकता था, जिसकी ताकत पहले ही 2 स्टार डाउडी
के ऊपर निकल चुकी थी और मोली के बगल में जो दो फिगर थी वो ब्लड बॉम्ब टाइप के किंग होते हैं और दूसरा ग्रीन ब्लड बॉम्ब होता है। और इस टाइम पे लॉन्गी काफी खतरनाक सिचुएशन में चला गया होता है। साथ ही लॉन्गी को भी पता था कि इन तीनों को हराना इम्पॉसिबल, इसीलिए उसकी बॉडी तुरंत ही नॉर्मल बॉडी में आती है और वो तुरंत ही इन तीनों से दूर भागने लगता है। ये देखकर तीनों लोग तुरंत ही कहते हैं, वीस्ट, क्या तुम बचकर भागना चाहते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है तुम भाग सकते हो? और अचानक ही लॉन्गी की आंखों के सामने दर्जनों ब्लैक शैडो अफेयर होते हैं जो कि ब्लड ब्लॉम ट्राइब से होते हैं और दूसरे स्नेक ट्राइब के मेंबर्स होते हैं। और इसके बाद लॉन्गी उसकी फिगर एक पल के लिए रुकती है और वो अपनी पावरफुल पावर के साथ गोल्डन लाइट में बदल जाता है और इधर उधर से इस घेरे से भागने की कोशिश करता है। लेकिन कई राउंड तक ट्राई करने के बाद आखिरकार वो अनसक्सेसफुली होता है और उसकी पूरी बॉडी से ब्लड बह रहा होता है। साथ ही वो कुछ हद तक थका हुआ भी फील कर रहा था। आखिरकार लॉन्गी की पावर 1 स्टार डाउडी लेवल के लेटेस्ट स्टेज पर थी और वो वाला 2 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर का अपोनेंट कैसे हो सकता था। और इस टाइम पे लॉन्गी आखिरकार इन दो ट्राइब्स के हाथों में पड़ गया होता है। साथ ही लॉन्गी को पता नहीं था कि जॉन जिंदा है। उसे लग रहा था कि जॉन मर गया, इसीलिए उसने भी अपना कॉन्फिडेंस खो दिया होता है और चुपचाप मौत का इंतजार करने लगता है, क्योंकि जो यान मर गया था तो अब वो खुद भी जीना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ ब्लड फॉग के अंदर बैठी हुई एक फिगर चुपचाप कई दिनों से यहाँ पे बैठी हुई होती है और ये जो यान था जो ब्लड एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा होता है और उस रूइंस के कारण ये एनर्जी काफी ज्यादा प्योर होते हुए जॉन की बॉडी के अंदर जा रही होती है और बॉडी के अंदर एंटर होते ही ये एनर्जी उसकी कुई में बदल जाती थी। और इस टाइम पे जोयान 1 स्टार डाउडी लेवल के लेट स्टेज पर पहुंच चुका होता है। लेकिन जॉन को भी पता था कि 2 स्टार डाउडी के लेवल को हिट करने में अभी भी काफी टाइम लग सकता था, क्योंकि इसको ब्रेक थ्रू करने की एनर्जी काफी ज्यादा बड़ी थी। साथ ही इस टाइम पे इनफाइनाइट अब्सॉर्ब एनर्जी करने के कारण उसके जो ब्लैक बाल थे वो रेड हो गए होते हैं खून के कारण और वो बिल्कुल एक ब्लड ह्यूमन की तरह लग रहा होता है। हालांकि तभी उसकी दो आंखें अचानक से खुल जाती हैं और उसकी आंखें ब्लड रेड होती हैं और ऐसा लगा जैसे जॉन को कुछ महसूस हुआ हो, जिसके बाद वो अपनी आंखें फिर से बंद कर लेता है और अपनी मेरिडियंस में एनर्जी को कंटिन्यू अब्सॉर्ब करना स्टार्ट रखता है, जिसके कारण यहाँ की एनर्जी और भी ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में जोयान की बॉडी के अंदर आने लगती है और जॉन ने इसकी स्पीड को बढ़ा दिया होता है और पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम हो गया। लेकिन यहाँ की जो ब्लड एनर्जी थी वो धीरे धीरे कम होने लगती है और जॉन की मेरिडियन के अंदर की पावरफुल पावर और भी ज्यादा बढ़ने लगती है और उसके बाद अचानक ही जॉन के खोपड़ी के ऊपर गड़गड़ाहट की आवाज इकट्ठा होने लगती है और सभी जगह पर पावरफुल एनर्जी दिखाई देने लगती है। किसी को भी नहीं पता था इस एनर्जी का सोर्स कहाँ पर है, लेकिन वो देख सकता था कि ये आवाज गरजते हुए बादलों से आ रही थी। तभी जान लो जो यान की जो रखवाली कर रहे होते हैं तुरंत ये देखते हुए कहते हैं, एम्परर ट्रिब्यूलेशन, जो यान 2 स्टार डाउडी पर तुम सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू करने वाले हो। उन्हें पता था कि अगर जॉन इस एम्परर ट्रिब्यूलेशन से बच गया तो वो 2 स्टार डाउडी पर ब्रेक थ्रू कर जाएगा, इसलिए उनके चेहरे पर काफी सेटिस्फाइड स्माइल भी होती है। आखिरकार वो जो चीज चाहते थे वो जो यान करने वाला था। दूसरी तरफ जो यान की भी आंखें खुल जाती है और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और एक पावरफुल पावर उसकी आंखों से चारों तरफ रिलीज होने लगती है। हालांकि तभी जो यान की आंखें खुलती है और उसके सामने 4 जगह पर लाइटिंग होती है और 4 लाइटिंग फिगर दिखाई देती है जो कि एम्परर ट्रिब्यूलेशन द्वारा क्रिएट किए गए लाइटिंग मॉन्स्टर्स होते हैं। साथ ही यहाँ पे जो 4 डेमन होते हैं उसमें येलो लाइटिंग डेमन, ब्लैक लाइटिंग डेमन, अर्थ लाइटिंग डेमन और हेवन लाइटिंग डेमन होते हैं, जिनका नाम 4 टाइप की लाइटिंग से ऊपर रखा गया था जो पूरी दुनिया की एनर्जी को कंट्रोल कर सकते थे। और इस टाइम पे जॉन को इन चारों को हराना था और अगर वो इस थंडर डेमन को हरा देता और साथ ही साथ एम्परर ट्रिब्यूलेशन से बच जाता है तो 2 स्टार डाउडी उसे माना जा सकता था। ये देखकर जॉन उठकर खड़ा होता है और उसकी बॉडी की हड्डियां चटकने की आवाज आती है, जिसके बाद जॉन सबसे पहले येलो थंडर डेमन की तरफ देखता है, क्योंकि वो जॉन के ऊपर अटैक करने वाला सबसे पहला पर्सन था। दूसरी तरफ जॉन इस येलो थंडर डेमन को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और उसके हाथ के लाइटिंग अटैक को पकड़ लेता है और उसे एक ही पंच के साथ पीछे की तरफ धकेल देता है और उसके बाद जो यान के पाम अटैक के साथ येलो थंडर डेमन टुकड़े टुकड़े हो जाता है। लेकिन येलो थंडर डेमन के एंड होते ही ब्लैक थंडर डेमन जो यान की तरफ बढ़ जाता है और उस ब्लैक लाइटिंग का अटैक जॉन की बॉडी पे होता है, जिससे जॉन हल्का सा खर्राटे की आवाज लेता है, यानी उसे थोड़ा सा तो झटका लगा था। जिसके बाद जो यान थोड़ा सा चालाकी से उसके अटैकों से बचने लगता है और उसके हाथ में उसका हैवी जॉन रूलर दिखाई देता है जो लाइटिंग अटैक से टकरा कर उनके लाइटिंग बोल्ट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। साथ ही यहाँ पे जोयान एक्सप्लोसिव स्टेप और 3000 लाइटिंग स्पीड का यूज करते हुए यहाँ वहाँ मूवमेंट करते हुए इन लाइटिंग अटैक से बच रहा होता है। हालांकि इन लाइटिंग अटैकों के कारण जॉन के कपड़े पहले ही फट चुके होते हैं, जिसके बाद जॉन ब्लैक डेमन को भी कुछ ही टाइम के अंदर फाइट करते हुए हरा देता है। साथ ही इस टाइम पे जॉन लॉन्गी की चिंता कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता था अगर लॉन्गी होता तो इनसे लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिसके बाद जोयान इंटेंट क्लास फाइटिंग स्किल रूलर ब्लास्ट टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है और एक पावरफुल एनर्जी सीधा ही थंडर डेमन की तरफ जाती है और अर्थ डेमन को हराने के बाद जोयान अपने पावरफुल अटैक स्काई थंडर डेमन की तरफ कर रहा होता है और जोयान के इस बार के इंटेंट क्लास टेक्निक को अफेयर करते हुए देखकर तो झान लाओ भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। हालांकि एम्परर ट्रिब्यूलेशन को फर्स्ट, सेकंड ऐसे लेवल्स में डिवाइड किया गया था और जो यान जो फील कर रहा होता है या एक्सपीरियंस कर रहा होता है वो एम्परर ट्रिब्यूलेशन का हेवन, अर्थ
येलो, ब्लैक, डायमंड ट्रबुलेशन लाइटिंग ट्रबुलेशन होता है और एक नॉर्मल 1 स्टार डाउडी लेवल के पीक पावर हाउस के लिए इस डिजास्टर से गुजरना काफी ज्यादा मुश्किल था। उसके बाद दूसरा ट्रबुलेशन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता था। दूसरी तरफ जोयान जिसे स्पेस में एंटर हुए काफी टाइम हो गया होता है, उसे लग रहा था कि अगर लॉन्गी इस स्पेस में एंटर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि लॉन्गी को घेर लिया गया था। और इस टाइम पे जॉन बिल्कुल भी शांत नहीं था। वो जल्दी जल्दी से निकलकर लॉन्गी की मदद के लिए जाना चाहता था। इसलिए जोयान का रूलर पावरफुल एनर्जी को कंडेंस करते हुए और एक स्पेशल टेक्निक के साथ एक पाथ को फॉलो करते हुए थंडर डैमन की तरफ अटैक कर देता है। ये देखा स्काई थंडर डैमन भी थोड़ा सा नाराज हो गया होता है कि वास्तव में जोयान उसे इस तरीके से फोड़ रहा है। ये देखकर वो अपने हाथ को उठाता है और अनगिनत लाइटिंग जोयान की तरफ चार्ज हो जाती है। और इस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि स्काई थंडर डैमन आसपास के हर एक लाइटिंग पावर को कंट्रोल कर सकता था। और अगर ये लाइटिंग जोयान की बॉडी पर होती तो ये उम्मीद थी कि जोयान की बॉडी को भी काफी हैवी इंजरीज आती। और इस टाइम पे इस लाइटिंग अटैक की पावर इंटेंट टेक्निक से वीक तो जरा भी नहीं थी। साथ ही थंडर डैमन की जो पावर थी वो अदर 4 डैमन्स के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए वो इतनी आसानी से तो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता था। हालांकि थंडर डैमन के अटैक की तरफ जोयान अपने इंटेंट क्लास टेक्निक फ्लेम एक्सप्लोसिव स्लैशिंग फुट का यूज करता है, वही रूलर का अटैक, और दोनों ही अटैक एक दूसरे से टकरा जाते हैं। हालांकि इस अटैक के बाद जोयान जरा सा भी नहीं रुकता और तुरंत ही अपने हैवी जोयान रूलर में अपनी ओरिजन को इंजेक्ट करता है और साथ साथ जोयान के दूसरे हाथ में रेड एनर्जी बॉल दिखाई देती है। जिसके बाद जोयान तुरंत ही कहता है फ्लेम ब्लास्ट और अपने शरीर को मूवमेंट करते हुए वो एक साथ घूमता है और लाल लाइटिंग वाले पंच को क्रिएट करते हुए थंडर स्काई डैमन की तरफ शूट कर देता है। और दूसरे हाथ से जोयान हैवी जोयान रूलर जो कि उसकी फ्लेम पावर से घिरा हुआ होता है सीधा ही थंडर डैमन की तरफ बढ़ जाता है। जिसके बाद जोयान का पंच और जैसे ही एशियंट हैवी जोयान रूलर उसे टकराता है तो 2 बैंग बैंग की आवाज आती है। और इसके बाद जोयान अपनी पंच की स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए थंडर डैमन की तरफ अटैक कर देता है। और जब जोयान उसके ऊपर पंच मारता तो जोयान के हाथ में लाल लाइंस को देखा जा सकता था और हर पंच के साथ स्काई थंडर डैमन उसके चेहरे पर हल्के से निशान को देखा जा सकता था। और इस टाइम पे इस लाल फिस्ट के निशान ने स्काई थंडर डैमन की पूरी बॉडी को ढक लिया होता है और उसकी लाइटिंग पावर धीरे धीरे वीक होती जा रही होती है। लेकिन तभी अचानक एक पावरफुल लाइटिंग स्ट्राइक होती है जो कि अभी तक के हर एक अटैक से काफी ज्यादा पावरफुल थी। ये देखकर जोयान तुरंत ही कहता है 3000 लाइटिंग मूवमेंट और एक लाइटिंग बोल्ट में बदलकर तुरंत ही इस जगह से पीछे हट जाता है। लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे लाइटिंग के पास अपना खुद का दिमाग हो और वो जोयान को पीछे हटते हुए देखकर जोयान का पीछा करने लगता है। हालांकि जोयान जिसके पास इस लाइटिंग से अब बचने का टाइम नहीं था और जोयान काफी परेशान होता है कि तभी उसी टाइम लिटरली उसकी बॉडी से बाहर आता है और उसके हाथ में उस फ्लेम को देखा जा सकता था जो काफी अजीब लग रही होती है और छोटे से एक बर्तन के टाइप पे कंडेंस हो जाती है। और जैसे ही लाइटिंग उस फ्लेम से जाकर टकराती है तो इन अलग अलग फ्लेम्स की पावर को लाइटिंग स्ट्राइक की पावर से पावरफुल कैसे माना जा सकता था, इसलिए वो उस फ्लेम के बैरियर को चीरते हुए जोयान के ऊपर जाकर लगती है। हालांकि इस फ्लेम के बैरियर के कारण इस फ्लेम की पावर काफी ज्यादा कम हो गई होती है, लेकिन इससे जोयान के पूरे ही कपड़े लगभग फटे हुए होते हैं और उसकी पूरी बॉडी पर काफी सारे ब्लडी होल्स हो गए होते हैं। जिसके बाद जोयान अपने उदास चेहरे के साथ एक हल्का सा वर्ड कहता है ब्लास्ट। और इसके बाद जोयान अपने फ्लेम पावर और फ्लेम ब्लास्ट अटैक और पावरफुल अटैक को चार्ज करने लगता है। और जोयान की कंटिन्यू एनर्जी इंजेक्ट करने के कारण थंडर डैमन अटैक उसके अटैक धीमे पड़ जाते हैं और स्काई थंडर डैमन और अर्थ थंडर डैमन जोयान के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते और आखिरकार ब्लास्ट हो जाते हैं। जिसके बाद इन डैमन्स को हराने के बाद जोयान ऊपर आसमान की तरफ देखता है। हालांकि जोयान एम्परर ट्रबुलेशन के फर्स्ट फेज और सेकंड फेज को नहीं जानता था, लेकिन वो काफी ज्यादा हैरान था। जोयान को पता था कि अगर एम्परर ट्रबुलेशन एंड हो गया था और उसने उन 4 डैमन्स को हरा दिया था तो अब इन बादलों को हट जाना चाहिए था, लेकिन ये बादल अब तक नहीं हटे थे और ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ की एनर्जी को अपने अंदर जमा कर रहे हो। दूसरा पोल जान ऊपर गरजते हुए बादलों को देखते हैं जो कि जोयान के ऊपर बड़े होते जा रहे होते हैं और उनमें लाइटिंग चमक रही होती है और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये आने वाले तूफान का संकेत दे रहे हो। साथ ही लाइटिंग की साइज भी बढ़ती जा रही होती है। साथ ही ऐसा कहा भी जा सकता था कि एम्परर ट्रबुलेशन क्लाउड का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा एम्परर ट्रबुलेशन उतना ही ज्यादा खतरनाक और लाइटिंग पावर उतनी ही डिस्ट्रैक्टिव। लेकिन इसके प्रॉफिट भी थे क्योंकि जो पर्सन इस ट्रबुलेशन से बच जाएगा उसके अचीवमेंट भी काफी ज्यादा हाई ही होंगे। हालांकि तभी अचानक ओल्ड जान जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं जल्दी करो छोटे साथी, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रबुलेशन पिल का यूज करो। और ऐसा कहते हुए ओल्ड जान जोयान की तरफ देख रहे होते हैं। तभी जोयान जो कि ऊपर क्लाउड्स को देख रहा होता है जो उसकी तरफ घूम रहे होते हैं, जैसे ही इस आवाज को सुनता है तो वो समझ जाता है कि एम्परर ट्रबुलेशन इतना भी इजी नहीं है। हालांकि वो इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था, लेकिन उसे पता था कि ओल्ड जान इसके बारे में अच्छी तरीके से जानते थे और अगर उन्होंने कुछ कहा है तो इसका मतलब है वो करना जरूरी है। और दूसरा ट्रबुलेशन ऐसा नहीं था जिससे वो आसानी से निपट सके और चाहे उसकी बॉडी कितनी भी ज्यादा डिस्ट्रैक्टिव और पावरफुल क्यों ना हो वो दूसरे ट्रबुलेशन से बच नहीं सकता था। वो केवल ट्रांसफॉर्मेशन पिल के ऊपर ही भरोसा करके इतने खतरनाक डिजास्टर से बच सकता था।
साथ ही एल्डर जान की बात को सुनकर जिनम जो यान बिना किसी हिचकिचाहट के रिंग में एम्पायर मिंग द्वारा दी गई ट्रांसफॉर्मेशन पिल को निकाल लेता है। और इसके बाद जॉन कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी ये इतनी जल्दी काम आएगी। जॉन के हाथ में हल्की ब्लू कलर की लाइट कांपने लगती है और जॉन के हाथ में एक जड़ की बोतल दिखाई देती है जिससे एक स्ट्रॉन्ग पिल की स्मेल आ रही होती है। साथ ही जॉन ये समझ सकता था कि इस पिल को किसी पावरफुल एल्केमिस्ट ने ही बनाया होगा और ये काफी हाई क्वालिटी की पिल होगी। जिसके बाद जॉन कहता है आप इस टैबलेशन पिल को कैसे यूज करते हैं, कैसे सीधे खा लेना है, पानी के साथ खाना या दूध के साथ। आखिरकार ये पहली बार था जब जॉन इस पिल का यूज करने वाला था और एम्पायर मिंग ने उसे ये पिल तो दी थी लेकिन बताया नहीं था कि इसका यूज कैसे करना है। इसलिए जॉन केवल ओल्ड जान से इसके बारे में पूछ सकता था। तभी ओल्ड जान कहते हैं अरे इडियट, इसे गरजते हुए बादलों की तरफ फेंक दो बस। तभी जॉन कहते बस इतना ही, इतना आसान। और इसके बाद जॉन टैबलेशन पिल को निकालने ही वाला था कि तभी ओल्ड जान कहते हैं रुको 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 अभी रुको, देखने दो कि पहले यह टैबलेशन कितना बढ़ सकता है। और इस टाइम पे जानला उस टैबलेशन को ही देख रहे होते जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और जो यान के लिए अट्रैक्ट हुआ था। हालांकि जॉन जो टैबलेशन पिल का यूज करने वाला था जानला द्वारा रोके जाने के कारण वो थोड़ा सा रुक जाता है और वो भी क्लाउड्स को देखने लगता है जो और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे होते हैं। जिसके बाद जॉन कहता है ओल्ड जान कैसे कंटिन्यू बढ़ते रहने देना, ये खतरनाक नहीं होगा। इस टाइम पे जो यान भी थोड़ा सा चिंतित होता है। साथ ही उसे पता था कि लॉन्गी भी खतरे में होगा और जिंदा है या मर गया ये भी जॉन को नहीं पता था, तो वो टाइम वेस्ट करना भी नहीं चाहता था। हालांकि तभी जानलाओ जो यान की तरफ कह रहे हो कि जो यान को रोकते हुए कहते हैं चिंता मत करो, मुझे पता है कि लॉन्गी के बारे में तुम टेंशन में हो, लेकिन ये एम्परर टैबलेशन ये डिसाइड करता है कि फ्यूचर में आपकी स्ट्रेंथ क्या होगी और ये उसी का सिंबल होता है, इसीलिए इसे ध्यान से देखो। और इस टाइम पे ओल्ड जान के ये जो यान की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा टाइम था कि ये बंदा कितना पावरफुल होगा। साथ ही आखिरकार ये उसके मास्टर द्वारा चुना गया उनका इनहेरिटेंस लेने वाला बंदा था, तो उसके टैलेंट के बारे में उन्हें पता तो होना चाहिए। जब जो यान ये सुनता है कि उसकी स्ट्रेंथ के बारे में ये लाइटिंग बता सकती है तो उसकी आंखें भी साइन होती है और वो भी काफी क्यूरियस होता है, जैसे हम सब होते हैं कि भाई हमारा फ्यूचर क्या होगा। जिसके बाद वो बात बंद कर देता है और ऊपर के क्लाउड्स की तरफ देखने लगता है। और इस टाइम पे लाइटिंग क्लाउड कंटिन्यू बढ़ते जा रहे होते हैं और बढ़ते जा रहे होते हैं और बढ़ते ही जा रहे होते हैं। और इस टाइम पे लगभग इन क्लाउड ने पूरे ही आसमान पर कब्जा कर लिया होता है। साथ ही इन बढ़ते हुए क्लाउड्स को देखकर ओल्ड जान के चेहरे पर अभी भी एक सेटिस्फाइड स्माइल होती है। जिसके बाद उन क्लाउड से एक पावरफुल लाइटिंग होती है जो जमीन में गिरती है और जमीन में मकड़ी के जालों की तरह क्रैक्स आ जाते हैं। जिसके बाद ओल्ड जान जो यान की तरफ देखते हुए कहते हैं बेटा अब तुम उस पिल का यूज कर सकते हो, वरना मुझे डर है कि इस लाइटिंग के सामने तो तुम अचानक ही गायब हो जाओगे। साथ ही जो यान इतनी पावरफुल एनर्जी को कंडेंस होता हुआ देखकर ओल्ड जान की तरफ देखता है, लेकिन जब वो देखता है कि जानलाओ काफी सेटिस्फाइड है तो उनके बिहेवियर को देखकर जॉन भी काफी ज्यादा सेटिस्फाइड फील करता है। उसे पता था कि इस लाइटिंग से डील करना इतना भी इजी नहीं है और इसके अंदर की पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और यह निश्चित तौर पर ऐसी चीज थी जिसका विरोध तो जो यान नहीं कर सकता था। इसलिए जॉन जल्दबाजी में बोतल को तोड़कर ट्रांसफॉर्मेशन टैबलेशन पिल को निकालता है, तुरंत ही उसे जो कि कुछ अजीब साइज की होती है, उबड़ खाबड़ होती है, आसमान की तरफ फेंक देता है। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जॉन के बारे में मन में ये सोचने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं था कि यह पिल सही है नहीं है, कैसी है, अच्छी है, बुरी है। आखिरकार लॉन्गी की भी तो चिंता थी जो यान को, और एक बार एम्परर टैबलेशन के एंड होने के बाद वो लॉन्गी को बचाने के लिए भी जा सकता था। जिसके बाद वो पिल एक लाइटिंग रेज में बदलकर सीधा ही बादलों की तरफ चली जाती है और जैसे ये लाइटिंग पिल लाइटिंग क्लाउड से जाकर टकराती है तो क्लाउड अचानक ही कुछ ही टाइम के बाद पीछे हटने लगते हैं और धीमे धीमे लंबे समय तक चलने वाली लाइटिंग की आवाज आखिरकार गायब हो जाती है और गरजते हुए बादल धीरे धीरे सिकुड़कर चारों डायरेक्शंस में गायब हो जाते हैं। साथ ही दिन में भी रात कर देने वाले ये बादल जैसे ही गायब हो जाते हैं तो जो यान भी समझ जाते हैं कि टैबलेशन पिल के कारण ही होना चाहिए। जिसके बाद क्लाउड के गायब होते ही वहाँ से एक अजीब ही एनर्जी साइन होती है जो सीधा ही जो यान के ऊपर गिरती है। जो यान को उम्मीद नहीं थी कि लाइटिंग क्लाउड्स के गायब होने के बाद गिरेगी, इसलिए जो डॉज भी नहीं कर पाता और सीधा ये उसके ऊपर टकराती है। साथ ही इस लाइटिंग का जो कलर था वो काफी ज्यादा अजीब था और अन्य लाइटिंग से काफी ज्यादा अलग। हालांकि इसकी पावर वीक नहीं थी, लेकिन जॉन ने जो उम्मीद की थी उससे काफी ज्यादा वीक थी और ये जॉन के लिए पूरी तरीके से असहनीय नहीं था, मतलब जॉन इसे बर्दाश्त कर सकता था। जिससे जॉन सोचता कि अगर उसने ट्रांसफॉर्मेशन पिल का यूज नहीं किया होता तो उस लाइटिंग के सामने जो की पावरफुल थी जो यान भूसा हो गया होता। जिसके बाद जॉन कहता है 3 स्टार डाउडी, उसका टैबलेशन कितना ज्यादा खतरनाक होगा, मुझे लगता है मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हालांकि एक लाइटिंग जॉन पर गिरी तो उसके बाद बैक टू बैक जॉन के ऊपर काफी सारी लाइटिंग गिरती हैं और जॉन की फायर के कारण ये धीरे धीरे लाइटिंग की रेज में बदलकर जॉन की बॉडी के अंदर एड हो जाती है। जिसके बाद जो यान यहाँ से तुरंत ही गायब हो जाता है क्योंकि अब जॉन को पता था लाइटिंग के गायब हो जाने के बाद 2 स्टार डाउडी पर बढ़ने का रियल टाइम आ गया होता है और ये लाइटिंग जॉन की बॉडी के आसपास 1 सप्ताह तक घूमती रहती है और नेचुरल बैटल एनर्जी में बदलकर जॉन की बॉडी के अंदर चली जाती है। साथ ही जो यान के आसपास उसे ऐसा फैल होता है जैसे कि आसपास काफी सारे डोकुई बर्टेक्स बन गए और जो यान की बॉडी के अंदर
काफी ह्यूज क्वांटिटी में डो कोई कंडेंस होने लगती है। साथ ही धीरे धीरे जोयान ये भी देख पा रहा होता है कि उसकी बॉडी के आसपास घूम रही येलो कलर की फ्लेम वो धीरे धीरे और भी ज्यादा फ्यूज होती जा रही होती है एक साथ इन सभी फ्लेमों से। और जो थोड़ी थोड़ी फ्लेम दिखाई देती थी येलो कलर की वो अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देने लगती है। तभी ओल्ड जान जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं, छोटे साथी तुम सच में काफी ज्यादा लकी हो लगता है। मुझे डर है कि आपकी ताकत इस बार आपकी सोच से भी ज्यादा बढ़ने वाली है, लेकिन अफसोस की बात है कि आप लंबे टाइम तक अपनी पावर को यूज नहीं कर पाएंगे। इस टाइम पे ओल्ड जान जोयान को लेकर काफी ज्यादा उम्मीद भी रखते थे, क्योंकि जोयान 1 साल से कम टाइम के अंदर इस कॉन्टिनेंट में आया था। फिर भी जोयान की पावर और टैलेंट को देखते हुए वो उसकी बार बार तारीफ करने के लिए मजबूर हो गए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जोयान से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें कर ली थी। दूसरी तरफ जोयान की बॉडी के आसपास की डोई जोयान के अंदर काफी स्पीड से जा रही होती है और कंटिन्यू जोयान इसे अब्जॉर्ब कर रहा होता है, और कोई नहीं जानता था कि कितने टाइम तक जोयान इसे अब्जॉर्ब करता है। जिसके बाद जोयान 2 आंखों को खोलता है तो आसपास एक पावरफुल बैटल एनर्जी फैल जाती है जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और काफी ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में कंडेंस्ड होती है। जिसके बाद हमें साइड स्पेस के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लाशें ही लाशें होती हैं और दर्जनों दिनों की लड़ाई के बाद ब्लड बॉम्ब और डेमन स्नेक के बीच की फाइट आखिरकार शांत हो गई होती है। साथ ही डेमन ग्रेवयार्ड के ओनर ने सोचा होगा कि ब्लड बॉम्ब और डेमन स्नेक दोनों के बीच फाइट होगी, इसलिए उन्होंने दोनों की पावर को बराबर कंट्रोल किया था ताकि कोई ना जीत सके ना कोई हार सके, उनके बीच हमेशा ही टाई हो। इसलिए जब दोनों ही ग्रुप ने फाइट को बंद कर दिया होता है, जो फाइट जोयान के कारण स्टार्ट हुई थी, तो इसके बाद वो दोनों ही ट्राइब एक दूसरे से अलग अलग हो जाती हैं और उनके बीच एक 100 फीट लंबी खाई होती है जिस पर एक गोल्डन फिगर पड़ी हुई होती है। और लॉन्गी के पास अब सपोर्ट करने की पावर नहीं थी, उसकी बॉडी उसकी ओरिजिनल बॉडी में बदल गई होती है। वो जोर जोर से सांसें ले रहा होता है, साथ ही पकड़े जाने के बाद उसे काफी ज्यादा दर्द हुआ था। उसकी चोटें भी काफी ज्यादा हैवी होती हैं, यहाँ तक कि ब्लड बॉम्ब और स्नेक टाइप के लोगों ने उसे घेर रखा होता है और वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि लॉन्गी को कैसे पीछा जाए, क्योंकि एक बाहरी पर्सन ने न केवल उनकी टाइप के इतने सारे लोगों को मारा बल्कि उनके बीच में इतनी बड़ी फाइट भी करा दी। वो इसे बर्दाश्त तो नहीं कर सकते थे। साथ ही उन दोनों ही टाइप्स के बीच में ह्यूमन की तरह 3 फिगर खड़ी हुई होती हैं, जिसमें से 2 ब्लड बॉम्ब टाइप के लीडर्स होते हैं, रेड ब्लड बॉम्ब किंग और ग्रीन ब्लड बॉम्ब। दूसरी तरफ स्नेक टाइप से मोली खड़ा हुआ होता है और ये तीनों ही फिगर लॉन्गी के ऊपर ही मंडरा रही होती हैं और लॉन्गी को देख रही होती है जो खून के घावों से ढका हुआ था। तभी मोली तुरंत ही कहता है, इसे मार डालो। आखिरकार इसने हम में से कई लोगों को मार डाला है, ये वास्तव में मारने लायक है। ये देखकर बॉम्ब किंग भी इसमें एग्री हो जाता है। साथ ही पूरी तरीके से ब्लैक कपड़ों से ढका हुआ होता है और इसका चेहरा भी साफ नहीं दिखाई दे रहा होता, लेकिन इसका जो ऑरा था वो काफी ज्यादा खतरनाक था। और इस टाइम पे दोनों ही टाइप के लोग यही चाहते होते हैं कि लॉन्गी को मार दिया जाए और चारों तरफ गुस्से की आवाजें आ रही होती हैं। दूसरी तरफ वे लॉन्गी की तरफ आना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने लॉन्गी की स्टार्टिंग पावर देखी थी जब उसने सेकंडों में ही कितने सारे स्नेक्स और बॉम्ब्स को मार डाला था। इस टाइम पे वो सभी लोग लॉन्गी को मारकर खा जाना चाहते थे, इसलिए ब्लड बॉम्ब किंग कहता है, इसे स्वेलो कर लो। उन्हें पता था स्नेक टाइप और ब्लड बॉम्ब टाइप के लिए लॉन्गी काफी अच्छी टॉनिक जैसा होने वाला था, और भले ही इससे उनकी पावर में सुधार ना हो, लेकिन उनकी बॉडी जो स्ट्रॉन्ग हो ही सकती थी। दूसरी तरफ झुंड में आ रहे स्नेक्स और ब्लड बॉम्ब्स को देखकर लॉन्गी अपनी थकी हुई आंखें बंद कर लेता है और मौत का वेट करने लगता है कि बस पापा मैं आ रहा हूँ। लेकिन तभी आती है वहाँ पे एक तेज धमाके की आवाज और एक ब्लैक फिगर लॉन्गी के सामने अपीयर होती है, जिसने अपने लेफ्ट हैंड पर एक हैवी जुआन रूलर पकड़ा हुआ होता है और ये और कोई नहीं बल्कि अपना जोयान होता है। ये देखकर ग्रीन ब्लड बॉम्ब तुरंत ही होश में वापस आते हुए कहता है, ये ह्यूमन ये अब तक मरा नहीं। उसे लगा था कि साइड स्पेस में जाने के बाद जोयान मर गया होगा। आखिरकार उसने अपनी पूरी पावर के साथ जोयान के ऊपर अटैक किया था और उस पंच पे उसे इतना विश्वास था कि जोयान की हड्डियां तो चकनाचूर हो गई होंगी, लेकिन वास्तव में जॉन उसके सामने जिंदा खड़ा हुआ था, जिससे वो थोड़ा सा हेल्पलेस फील करता है, क्योंकि उसने जॉन की पावर को भी फील किया था। तभी ब्लड बॉम्ब की किंग कहता है, ग्रीन ब्लड बॉम्ब क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने उसे मार डाला। इस टाइम पे उसकी आवाज काफी ज्यादा डीप होती है। साथ ही ग्रीन ब्लड बॉम्ब ने पूरी तरीके से 100% एश्योरिटी दी थी कि मैंने तो उसे मार डाला है सर, जैसे हम लोग BGMI में कहते हैं 1 HP बचा है, 1 HP रस कर दो। साला बंदा फुल HP होता है। लेकिन अब जब जोयान यहाँ पे जिंदा खड़ा हुआ था तो कोई भी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। तभी ग्रीन ब्लड बॉम्ब कहता है, मुझे नहीं पता ये कैसे हो सकता है, क्या ये बकवास है। वो थोड़ा सा झिझक भी रहा होता है। जाहिर है उसे भी उम्मीद नहीं थी कि जोयान जिंदा बच पाएगा उसके ट्विस्टर डाउडी की पावर के बाद भी, लेकिन जो था उसके सामने था। और इस टाइम पे स्नेक ट्राइब और ब्लड बॉम्ब ट्राइब के जितने भी लोग उसे देखते हैं सभी सरप्राइज थे, जिसके बाद वो अलग अलग उम्मीद भरी नजरों से अपने पावरफुल वॉरियर्स की तरफ देखते हैं। दूसरी तरफ जोयान अपने सिर को नीचे करते हुए लॉन्गी को देखता है और उसकी बॉडी की घावों को देखता है, तो जोयान की आंखें ब्लड रेड हो जाती हैं। कोल्ड किलिंग इंटेंट और चारों तरफ रिलीज होने लगता है, जो यान की आंखों से उसके फ्लेम से रिलीज होने लगती हैं। दूसरी तरफ लॉन्गी अपनी गोल्डन आइज को खोलता है और जोयान को अपने पास खड़े हुए देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। साथ ही ऐसा लग रहा होता है जैसे वो खड़ा होना चाहता हो, लेकिन वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। साथ ही वो खुश इसलिए नहीं था कि जोयान उसे बचाने आया था, बल्कि वो इसलिए खुश था क्योंकि जोयान अभी भी जिंदा था। हालांकि जोयान जब देखता है कि लॉन्गी खड़ा नहीं हो पा रहा तो वो तुरंत ही अपने हाथ से एक मेडिसिन पिल को लॉन्गी के अंदर एंटर कर देता है और कसकर हैवी जोयान रूलर को पकड़कर ऊपर आ जाता है। जिसके बाद जोयान कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस टाइप के स्नेक या किस टाइप के ब्लड वॉर्म कटर के कीड़े हो, आज मैं
जियो यान, तुम सबको जड़ सहित समाप्त कर दूंगा। तुम में से एक को भी जिंदा जाने की इजाजत नहीं है। जॉन के वर्ड काफी ज्यादा कोल्ड होते हैं। ये देखकर वो डेमन साहब मोली हंसते हुए कहता है, एक ह्यूमन बच्चा इतनी बकवास कर रहा है हमारे सामने, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? उसकी नजर में तो जॉन सिर्फ एक इंसान था जो कि कमजोर होते हैं। तभी जॉन अपने एक कदम को आगे बढ़ाता है और उसकी एनर्जी पागलपन तरीके से बाहर निकलती है, जिसमें कोल्ड किलिंग इंटेंट हो रहा होता है, जिससे तीनों ही फिगर्स की आंखें तुरंत ही सिकुड़ जाती हैं और वो तुरंत ही कहते हैं, मैं इसकी पावर का सही अंदाजा क्यों नहीं लगा सकता? क्या इसकी पावर हमसे स्ट्रॉन्ग है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा कहते हो ग्रीन ब्लड बॉम्ब काफी ज्यादा हैरान होता है और रेड ब्लड बॉम्ब किंग की तरफ देखता है, जिसके बाद वो बड़े से पाम अटैक को जो यान की तरफ चार्ज करता है। साथ ही वो देखते ही देखते बहुत बड़े फाइटिंग स्पिरिट ब्लड बॉम्ब में बदल जाता है। तभी जो यान कहता है, ऐसा लगता है कि तुम अपनी पावर पे कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो। इस टाइम पे जॉन को पता था कि उसके सामने 3 2 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर खड़े हुए हैं और वो इस टाइम पे खतरे में नहीं थे। लेकिन तभी जॉन अपनी स्पिरिचुअल पावर से अपनी तरफ आ रहे उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरा स्नेक डेमन किंग मोली जब ये देखता है कि सिचुएशन सही नहीं है तो वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। साथ ही उन्हें पता था कि अगर ये बंदा अपने स्पिरिचुअल पावर से इन अटैकों को डिस्ट्रॉय कर सकता है तो वो अकेले तो इस बंदे से नहीं निपट सकते थे, जिसका मतलब था वो केवल साथ मिलकर ही इससे निपट सकते थे। आखिरकार ये दोनों ट्राइब की ओरिजिन से रिलेटेड था, अगर ये बच गया तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो भी आगे बढ़ जाता है और ब्लड बॉम्ब किंग के पास खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ जॉन उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता और अपने हाथ को हल्का सा फ्लैक्चुएट करता है और एक ब्लड लाइट मोली की तरफ चार्ज हो जाती है और इस ब्लड लाइट के हाथ में 4 कोई चेन्स होती हैं जिनके सिर पे स्टोन बंधे हुए होते हैं और ये सामो पपेट होती है जो कहती है, अब नहीं छोड़ूंगी, चुन चुन के फोड़ूंगी। दूसरा मोली सामो पपेट की तरफ अटैक करता है और सामो पपेट मोली की तरफ अटैक करती है और एक तेज धमाके की आवाज आती है और मोली की पूरी बॉडी सुन्न हो गई होती है। साथ ही सामो पपेट की फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा थी, इसलिए मोली के अटैक से कुछ भी नहीं होता। साथ ही मोली को जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि जॉन के पास कोई ऐसा भी हेल्पर होगा जो यान से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। हालांकि मोली अपने आप को होश में वापस ला पाता और खुद को स्टेबल कर पाता कि तभी वो देखता है कि वो पपेट एक बार फिर उसकी तरफ दौड़ रहा था और दूसरी तरफ जियान ने तो मन बना लिया था कि वो आप सबको निपटाएगा। जिसके बाद जो यान अपनी पावर को शो करता है जो कि इंटरमीडिएट 2 स्टार डाउडी लेवल पर पहुंच गई होती है, इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच गई है। साथ ही जॉन अपनी स्पिरिचुअल पावर से ग्रीन ब्लड बॉम्ब की तरफ अटैक करता है, जिससे उसकी बॉडी तेजी से सिकुड़ने लगती है और इसके जो फेस इंप्रेशन होते हैं वो काफी ज्यादा बेकार होते हैं। जिसके बाद जॉन अपने हाथ को जोर से पकड़ता है और एक चीख की आवाज के साथ ब्लड बॉम्ब किंग ग्रीन ब्लड बॉम्ब तुरंत ही ब्लास्ट हो जाता है। और चाहे वो बॉम्ब हो या कि डेमन स्नेक, जब वो ये सीन देखते हैं तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और डर से कांपने लगते हैं। साथ ही जो भी जॉन की तरफ बढ़ रहे होते सभी के सभी रुक गए थे। उन्हें भरोसा नहीं था कि जॉन की पावर इस लेवल पर पहुंच गई होगी। दूसरी तरफ जॉन के चेहरे पर कोई भी इंप्रेशन नहीं होते और वो अपने हाथ के हैवी जॉन रूलर को स्लैश करता है, जिससे फ्लेम्स कंडेंस होकर हल्की फ्लेम येलो कलर की फ्लेम में बदल जाती हैं, जिससे काफी एशियन पावर फील हो रही होती है। जिसके बाद वो जैसे ही उसे अटैक करता है आसपास की जगह गायब हो जाती है और जॉन इन सभी बीस्टों के पैर काट देता है। इस टाइम जॉन इन्हें वापस बचने का कोई भी मौका नहीं देना चाहता था कि ये यहाँ से भाग ही न पाए। जिसके बाद जोयान के हैवी जॉन रूलर की एशियंट फ्लेम जो कि कैओसोली फ्लेम थी, जो अलग अलग फ्लेम के साथ मिलकर बनी थी और पूरी तरीके से शायद अब कन्वर्ट हो चुकी है, वो ब्लड बॉम्ब और किंग और आसपास के सभी बॉम्ब्स और बीस्टों को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। जिसके बाद जॉन सिर घुमाते हुए सामो पपेट की तरफ देखता है। तभी जॉन देखता है कि सामो पपेट के मुंह में खून के निशान थे। तो जॉन कहता है इसके मुंह से खून कैसे आ सकता है। हालांकि तभी जॉन को समझ में आता है कि इस पपेट ने मोली को सीधा ही जिंदा खा लिया है। ये देखकर जॉन अपने हाथ को स्लैश करते हुए उस पपेट को वापस ले लेता है और केवल 2 ही राउंड में जॉन ने यहाँ पे सब कुछ साफ कर दिया होता है। जिसके बाद यहाँ पे डेमन स्नेक टाइप और बॉम्ब टाइप के सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं, लेकिन कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि उनके तीनों ही मालिक मारे जा चुके थे। तो अब इनके पास ज्यादा पावर नहीं थी और अगर जॉन उन्हें मारना चाहता था तो ये केवल उसके एक थॉट की बात थी। तभी जॉन कहता है चले जाओ। यह सुनकर तो सभी स्नेक और बॉम्ब ऐसे भागते हैं जैसे उन्हें जीवन दान मिल गया है। तो चलो गाइस, अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड